गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे रिसर्च पेपर राइटिंग पे। आज हम कोई टेक्निकल चीज़ें बात नहीं कर रहे हैं, तो इट इज़ आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ टेक्निकल पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है। जस्ट मैं हेल्प करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि जब आप पेपर लिखते हैं तो आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और हम कहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे रिसर्च पेपर राइटिंग में जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं ऑन इंटरनेट एंड सम ट्रिक्स व्हाट टू डू इट। तो हमारी जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें हम बात करेंगे हम रिसर्च क्यों करते हैं, वाई वी शुड डू रिसर्च, कितने तरह के आर्टिकल्स हम लिख सकते हैं या हम लिखते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उनके क्या क्या फ्रैक्शंस होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। हम किसी एक अच्छे टॉपिक को कैसे सर्च करेंगे और कहाँ से सर्च करेंगे, क्योंकि इंटरनेट जो है वो इनफाइनाइट रिसोर्स अवेलेबल है इंटरनेट पे। सो जब आप सर्च करेंगे तो आपको दुनिया भर की चीज़ें मिलेंगी, तो आप उसमें से अपने काम की चीज़ें कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे। सो दैट आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड ए गुड टॉपिक, हाउ टू फाइंड ए सुटेबल जर्नल। जब आप पेपर लिख लेंगे तो उसको जब सबमिट कहाँ करेंगे, तो उसके लिए हमें एक अच्छी जर्नल अपने पेपर के अकॉर्डिंगली सही जगह सबमिट करने चाहिए। तो हाउ टू फाइंड ए सुटेबल जर्नल फॉर योर आर्टिकल्स वो मैं बताऊंगा। एंड लास्ट में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ रिसर्च प्रोडक्टिविटी। हम पेपर लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, उसको हम कैसे क्वांटिफाई करते हैं, हम कैसे समझते हैं कि हमारी रिसर्च दुनिया को पता चल रही है। तो रिसर्च की प्रोडक्टिविटी को हाउ वी आर गोइंग टू मेजर इट, सो दैट रिसर्च प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट सम टूल्स टेक्निक्स ट्रिक्स आई विल गिव इट टू यू। फाइन। अब हम इसमें बात करते हैं वाई टू डू रिसर्च, हम रिसर्च करते क्यों हैं। तो हम एज ए इंडिविजुअल रिसर्च करते हैं, बट हम किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो हमारी अपनी एक पर्सपेक्टिव होती है, इंडिविजुअल्स की पर्सपेक्टिव होती है, हम अपने लिए करते हैं। दूसरी, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी की भी पर्सपेक्टिव होती है, यूनिवर्सिटी की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है रिसर्च के लिए। तो हमारी रिसर्च दो जगह फुलफिल होती है, आप उस तरह से बोल सकते हो, दो एम को हम फुलफिल कर रहे हैं। एक अपनी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव जो हमारी कैरियर की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, सेकंड जो हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हमारी अपनी रिक्वायरमेंट होती है तो हम अपनी रिसर्च, अगर मेरे इंटरेस्ट है रिसर्च में, तो हम अपनी रिसर्च थर्स्ट को कंप्लीट करने के लिए रिसर्च करते हैं। हमारी रिकॉग्निशन हो दुनिया में, बहुत सारे साइंटिफिक वर्ल्ड में हमारी नेम हो, फेम हो, तो उसकी रिकॉग्निशन के लिए हम करते हैं। समटाइम वी डू रिसर्च फॉर लर्निंग टीचिंग प्रोसेसेस, लाइक हम लैब्स में काम करते हैं एज ए पार्ट ऑफ MSc, PhD, MPhil, सो दैट इज़ फॉर लर्निंग टीचिंग प्रोसेसेस। कुछ हम रिसर्च करते हैं जो हम ग्रांट फेच करना होता है, कहीं से फंडिंग एजेंसी से फंड्स लेने होते हैं, तो उसके लिए हम रिसर्च करते हैं। एंड समटाइम इट इज़ ए क्राइटेरिया फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर डिग्री, कि आपको MSc के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या फिर MPhil के लिए या फिर PhD के लिए आपको रिसर्च करना जरूरी है। तो हम रिसर्च डिग्री गेन करने के लिए रिसर्च करते हैं। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट है जो हम इंडिविजुअल लेवल पे फुलफिल करते हैं, ये हमारे अपने लिए है, इसमें यूनिवर्सिटी का कहीं लेना देना नहीं है। सो आइदर इट इज़ फॉर स्टूडेंट्स और फॉर फैकल्टी और एज एन इंडिविजुअल रिसर्चर। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी की अपनी एक रिसर्च, जब दो तरह के हम ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं। अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक होती है जो सिर्फ एकेडमिया होती है, जहाँ सिर्फ टीचिंग होती है, रिसर्च में उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है, तो वो बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करते हैं रिसर्च को। दूसरी होती है जो एकेडमिया प्लस रिसर्च होती हैं, और तीसरी होती है जो सिर्फ रिसर्च के लिए होते हैं। ठीक है। तो जब हम रिसर्च में किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लाना चाहते हैं तो हमें रिसर्च भी करने होते हैं। तो वहाँ हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को बढ़ावा करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो उसके लिए हमें रिसर्च करवाने ज़रूरी होते हैं अपने फैकल्टी से, अपने स्टूडेंट से, और उनको पब्लिश भी करना होता है। ये एक चीज़ हुआ। दूसरी चीज़ होता है कि जब हम अपनी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग करवाते हैं, बहुत सारे अलग अलग रैंकिंग एजेंसियां हैं, जैसे QS रैंकिंग वर्ल्ड्स के लिए होती है, टाइम्स हायर रैंकिंग वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस की होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग ये हमारे इंडिया के लिए होती है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रैंकिंग करती है इंस्टीट्यूशन की ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। उसमें टीचिंग भी होती है, रिसर्च भी होती है। तो रिसर्च की पैरामीटर्स अगर आप देखेंगे, उसकी वैल्यू मार्क्स या फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस, इट्स मैक्सिमम रफली 1/4 होती है, स्पेशली हमारे यहाँ तो 1/4 होती है। तो उसके लिए तो हम रिसर्च से दो चीज़ें फुलफिल करते हैं, एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं।
अब हम जो करते हैं तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं टू गेट, मैंने अभी आपको बता दिया कि हम अपने पीएचडी, मास्टर्स, बैचलर्स की डिग्री के लिए करते हैं समटाइम। टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अभी कोरोना फैल गई है, तभी कोरोना पे आप देखेंगे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रिसर्च कर रही हैं फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, फॉर देयर ट्रीटमेंट डेवलपमेंट, फॉर देयर ड्रग्स डेवलपमेंट। तो वो हमारे पास जब कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्व प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमें रिसर्च करनी होती है, तो वो भी हम करते हैं। कभी हम दुनिया की जो गॉड्स के नेचर्स के रूल्स हैं उसको समझने के लिए करते हैं, उसको डिस्क्लोज करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। जैसे ग्रेविटी हो गई है, सन के बारे में हो गया, मून्स के बारे में हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेचर्स को समझने के लिए भी रिसर्च करते हैं। टू मेक न्यू डिस्कवरीज, कभी कुछ नया चीज़ें करते हैं जो हम, जैसे बेसिक रिसर्च जिसको आप बोलते हैं, हम नया डिस्कवरी करने के लिए रिसर्च करते हैं जिसको हम बेसिक्स रिसर्च बोलते हैं। समटाइम हमें कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करना होता है, उसके लिए हम रिसर्च करते हैं। कभी हम कुछ महंगी चीज़ें अवेलेबल है जिसको हमसे सस्ती करनी है, किट्स जैसे हैं, कोई ड्रग्स हैं, कोई महंगी ड्रग्स अवेलेबल है, कोई बहुत बड़ी कॉस्टली चीज़ें अवेलेबल है जिससे हमें उसको कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट देनी है, कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हम पैसे बचाने के लिए भी करते हैं, लाइफ को सेव करने के लिए करते हैं, और हम अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए भी करती है, हमारी इच्छा जो होती है, ह्यूमन डिजायर्स, उसको फुलफिल करने के लिए भी रिसर्च करते हैं। अब जब हम रिसर्च कर लेते हैं तो हमें पब्लिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम पब्लिकेशन क्यों करना चाहते हैं या क्यों ज़रूरी है हमारे लिए पब्लिकेशंस, रिसर्च पेपर लिखना क्यों ज़रूरी है? तो इट इज़ ऑब्वियस दैट एवरी रिसर्च नीड्स गुड्स एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस। जब आपने पेपर काम कर लिया तो जब तक उसको पब्लिश नहीं करेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे या ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर पब्लिश लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, दुनिया को पता नहीं चलेगा, तो आपकी रिसर्च का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वट एवर यू हैव डन इट नीड्स टू बी पब्लिश्ड, उसको पब्लिश करना जरूरी है, उसको डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। हमें जो हमने काम किया उसको हमें लोगों को दिखाने पड़ते हैं, तो दिखाने के लिए हमारे पास एक और वेल डिफाइंड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसको हम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो हम कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करते हैं जहां हम शोकेस करते हैं अपने रिसर्च को, शेयर रिसर्च रिजल्ट विथ अदर रिसर्चर्स, दूसरे साइंटिस्ट को, दुनिया भर के साइंटिस्ट को हमें अपनी रिसर्च दिखानी होती है, उसके लिए भी हम रिसर्च करते हैं या पब्लिश करते हैं। टू गेट व्यू फ्रॉम इम्प्रूवमेंट ऑफ योर रिसर्च, आपके रिजल्ट्स पे, जैसे अभी आप एक नया ट्रेंड्स आया, जब आप पेपर पब्लिश करते हैं तो उसमें हम प्री पब्लिकेशंस करके एक ऑफिस ऑनलाइन है जहां हम पब्लिश करने से पहले अपनी पेपर को वहां सबमिट करते हैं, तो लोग उस पर कमेंट्स करते हैं। आपके पेपर पब्लिकेशन से पहले ही आप पे कमेंट्स आ जाता है, तो आप अपने पेपर को उस कमेंट्स के अकॉर्डिंगली सुधार करते हैं, देन यू आर गोइंग टू सबमिट इट, तो हमें इम्प्रूवमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो टू व्यू फ्रॉम अदर्स, जो आपको दूसरे कमेंट्स देते हैं उसके हिसाब से हम अपने पेपर को इम्प्रूव करते हैं, बेटर करते हैं, तब हम पब्लिश करते हैं। कभी हम डिग्री के लिए भी करते हैं, समटाइम हम वी आर डूइंग फॉर रिकॉग्निशन एंड प्रमोशंस के लिए। जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी में हैं, अब मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, जब तक मैं 4 पेपर पब्लिश ना करूँगा मेरी प्रमोशन नहीं होगी, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। सो उस समय भी हम पेपर पब्लिश करते हैं। तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके लिए हम पेपर पब्लिश करते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जब आप पेपर पब्लिश करते हो तो आपकी रिप्यूटेशन बढ़ती है, आपकी रिकॉग्निशन बढ़ती है, दुनिया में आपकी पहचान बढ़ती है। इज इट क्लियर? फाइन। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के करते हैं। अब हमने मान लीजिए मैंने अपने एमएससी के लिए, पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए कुछ काम किया है, तो हमारे पास एक वर्क्स है, उस वर्क को हम अगर डिग्री के लिए कर रहे हैं, समटाइम अगर मुझे अपनी डिग्री के लिए काम करना है जिसके बेसिस पे मुझे डिग्री मिलेगी, तो उसको नॉर्मली मैं थीसिस बोलता हूँ। और जब मैं उसको दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि दुनिया के साइंटिस्ट मुझे जाने, तो उसको हम रिसर्च पेपर बोलते हैं। दोनों क्यूमुलेटिव टर्म्स हैं, रिसर्च पेपर एंड थीसिस। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इसमें डिफरेंसेस क्या होता है रिसर्च पेपर में एंड थीसिस में, बट दीज टू आर कंप्लीटली डिफरेंट टर्म्स। हम आगे देखते हैं कि इसमें डिफरेंसेस है क्या। पहला, थीसिस जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप लिखते हो, विच इज रिटन बाय स्टूडेंट्स फॉर देयर हायर एजुकेशन टू गेन एन एकेडमिक डिग्री और क्वालिफिकेशंस। जो अपनी डिग्री अचीव करने के लिए आप करते हैं, वो अगर आप पार्ट हो सकता है कि आपके बीएससी का पार्ट हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की करिकुलम का पार्ट हो कि आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग चाहिए, या उसको आप डॉक्यूमेंट डिजर्टेशन के फॉर्म में करते हैं,
या फिर वो हो सकता है कि आपकी एमफिल का वर्क हो या फिर पीएचडी का वर्क हो। तो इस सारे चीज़ को हम आइदर डिजर्टेशन बोलते हैं या फिर थीसिस बोलते हैं। तो उसके बेसिस पे हमें एक डिग्री मिलती है, बट दैट इज नॉट रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर क्या होता है? रिसर्च पेपर इज ए पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग यूजुअली यूज टू मेक साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड। जो हम पब्लिश करते हैं और साइंटिफिक कम्युनिटी में हमारी एक कंट्रीब्यूशन होती है जो हम दुनिया भर के साइंटिस्ट को दिखाना चाहते हैं। अब होता है क्या कि और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। रिसर्च पेपर जो होता है वो किसी एक एरिया में काम किया होता है कि आपकी एक ही एम एंड ऑब्जेक्टिव होगा, जबकि थीसिस जो होता है वहाँ आपकी बहुत सारी एरियाज होते हैं, आपके 3-4 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। आप हर एक ऑब्जेक्टिव्स को 1 बाय 1 फुलफिल करते हैं और सारे को एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में पब्लिश करते हैं, यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं, जिसको हम थीसिस बोलते हैं। तो थीसिस इज ए ब्रॉड कंटेक्स्ट में हम काम करते हैं जहाँ हमारी एरिया ओपन होती है, जबकि रिसर्च पेपर की एरिया बहुत नैरो होती है, हमारी एम एंड ऑब्जेक्टिव बहुत डिफाइंड होती है। रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए हमें सुपरवाइजर की कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप करते हैं सुपरवाइजर के साथ, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट इट इज़ नॉट ए कंपल्सन कि आपको सुपरवाइजर चाहिए ही चाहिए। बिना सुपरवाइजर के भी आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल ए बाउंड्री। जबकि थीसिस के लिए आपको सुपरवाइजर की गाइडेंस जरूरी होती है, आपके सुपरवाइजर के सिग्नेचर्स जरूरी होते हैं आपकी थीसिस पे। तो सुपरवाइजर इज कंपलसरी फॉर थीसिस राइटिंग एंड देयर सबमिशंस, whereas for research paper you don't need any supervision from any supervisor. It is not compulsory. If you are having supervisor, अगर आपके पास सुपरवाइजर है, कोई गाइडेंस करने वाले हैं, तो बेटर पेपर लिखेंगे। रिसर्च पेपर होता है जो नॉर्मली हम पब्लिश करते हैं इन जर्नल्स में, जबकि थीसिस जो होती है वो हम यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड्स के लिए रखते हैं, वो कहीं पब्लिश नहीं होती हैं, उसके पास कोई ISSN नंबर, ISBN नंबर नहीं होते हैं। रिसर्च पेपर का लेंथ जो होता है बहुत छोटा होता है, वो 8 से 10 पन्ने, 15 पन्ने, 20 पन्ने पेज का होता है, जबकि थीसिस की जो होता है वो लेंथ बहुत बड़ा होता है, वो 40 पेज, 50 पेज, 100 पेज, 200 पेज, डिपेंडिंग ऑन आपने कितना काम किया है और किस बेसिस पे किया है, उसके बेसिस पे थीसिस की लेंथ होती है। बट कंपेयर टू रिसर्च पेपर थीसिस इज लिटिल बिट लेंदी। रिसर्च पेपर में सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है, जो मैंने आपको बोला कि हम एक ही एरिया में काम करके एक पेपर पब्लिश करते हैं, उसको हम रिसर्च पेपर बोलते हैं। जबकि थीसिस में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स आपको होते हैं और हर एक ऑब्जेक्टिव को आप डिफाइन करते हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव को आप पब्लिश करते हैं, मतलब क्यूमुलेटिव एक थीसिस बना के सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी में, जिसके बेसिस पे आपको डिग्री मिलती है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द थीसिस एंड द रिसर्च पेपर। हम आज जो बात करने वाले हैं वो हम रिसर्च पेपर पे बात करने वाले हैं, ना कि थीसिस पे। फाइन। अब जो हमारी रिसर्च पेपर होती है, रिसर्च पेपर इज एन आर्टिकल, इज ए रिटन वर्क पब्लिश्ड इन ए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। अब पेपर हम पब्लिश करते हैं वो दो तरीके से पब्लिश होते हैं। कुछ जर्नल्स होते हैं जो हार्ड कॉपी में पब्लिश होते हैं, मतलब उसकी बुक के फॉर्म में आपको प्रिंट होके आती है, जिसको हम प्रिंटेड जर्नल्स बोलते हैं, प्रिंटेड आर्टिकल्स बोलते हैं। कुछ होते हैं जिनकी सिर्फ ई कॉपी यहाँ होती है, जो सिर्फ ऑनलाइन वर्जन में होते हैं, आपके पास प्रिंट पब्लिश नहीं होती है, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होती है। कुछ होते हैं जिनकी दोनों कॉपियाँ होती है। अलग अलग तरह की रिसर्च पेपर्स होती हैं। अब जब जर्नल्स देखोगे तो वहाँ लिखा होता है कि आपको किस किस तरह की पेपर्स ये जर्नल पब्लिश करते हैं। तो यहाँ हमने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स लिखा है, अदरवाइज देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पेपर्स आर देयर। इट मे बी ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स, हम इसमें से कुछ के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। केस स्टडी और केस सीरीज होते हैं। शॉर्ट कम्युनिकेशंस के फॉर्म में आप जमा कर सकते हैं, या फिर उसको हम लेटर भी बोलते हैं। रिव्यू हो सकते हैं या फिर मीनू रिव्यू हो सकते हैं। जर्नल्स में एडिटोरियल्स होते हैं, लीडरशिप होते हैं, पर्सपेक्टिव, ओपिनियन एंड कमेंट्री होते हैं। इनको हमने दो भाग में डिवाइड किया है। पहला होता है प्राइमरी लिटरेचर्स, जो ऊपर के 3 हैं, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स, केस स्टडी एंड शॉर्ट कम्युनिकेशंस। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लिटरेचर्स। वाई वी आर गोइंग टू कॉल प्राइमरी लिटरेचर्स? बिकॉज ये होते हैं, यहाँ हम ओरिजिनल डाटा सबमिट करते हैं। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके पास डाटा आते हैं, डाटा को आपने एक पेपर्स के फॉर्म में बनाया और सबमिट किया, मीन्स दीज 3 आर बेस्ड ऑन योर एक्सपेरिमेंटल डाटा। यहाँ आपने सिर्फ डाटा सबमिट करते हैं, प्राइमरी डाटा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी लिटरेचर्स। वेराज जो बाकी के नीचे वाले 4 हैं, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी लिटरेचर्स,
बिकॉज यहाँ हम एक्सपेरिमेंटल डाटा सबमिट नहीं करते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन अदर्स पब्लिश्ड डाटा, जो किसी और ने पब्लिश कर रखा है उसको हम पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे हम क्रिटिकल एक एनालिसिस समरी बनाते हैं और उसको हम पब्लिश करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिव्यू, मिनी रिव्यू, एडिटोरियल, लीडरशिप और पर्सपेक्टिव। सो बेसिक डिफरेंस इज, एक जगह हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने डाटा जनरेट करा और उस डाटा को हमने पेपर के फॉर्म में सबमिट किया किसी जर्नल्स को, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लिटरेचर्स। जबकि दूसरा होता है जहां हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, हम किसी और के पेपर्स को पढ़ते हैं और उसको एनालाइज करके उसको समराइज करके एक पेपर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लिटरेचर्स, जहां हम डायरेक्ट डाटा सबमिट नहीं करते हैं। इज इट होपफुली इट विल बी क्लियर फॉर बोथ एवरीवन कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी किसको बोलते हैं? यस सर। फाइन। नाउ हम 3-4 तरह के जर्नल्स के पेपर्स के बारे में अलग अलग देखते हैं कि इसकी क्या किसको हम बोलते हैं, ओरिजिनल किसको, आर्टिकल्स किसको बोलते हैं, केस स्टडी किसको बोलते हैं, हम वो देख लेते हैं एक बार। ओरिजिनल आर्टिकल्स हम बोलते हैं कि दीज आर डिटेल्ड स्टडीज रिपोर्टिंग ओरिजिनल रिसर्च। मीन्स आप लैब में जाते हैं, लैब में जाके आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप डाटा जनरेट करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। सो दैट इज ओरिजिनल रिसर्च, जो प्राइमरी लिटरेचर्स का पार्ट है। ये ओरिजिनल लिटरेचर्स जो होते हैं, ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स जो होते हैं, इसमें हमारे पास होते हैं हाइपोथेसिस कि आप क्या कहना चाहते हैं, उस स्टडी की बैकग्राउंड स्टडी, मेथोडोलॉजी जिसको मटेरियल एंड मेथड्स भी बोलते हैं, रिजल्ट्स की एनालिसिस या इंटरप्रिटेशंस, एंड लास्टली डिस्कशन। ये कॉमन चीज़ें हैं जो एक ओरिजिनल आर्टिकल्स में होते हैं। किसी जर्नल्स में रिजल्ट एंड डिस्कशन साथ में होते हैं, किसी में डिस्कशन एंड कंक्लूजन साथ में होते हैं, तो इट मे वेरी अकॉर्डिंग टू जर्नल्स, बट नॉर्मली दीज आर पार्ट ऑफ सम ऑफ द ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल, जहां हम एक्सपेरिमेंटल डाटा पब्लिश करते हैं। अब इसकी लेंथ भी वैरी करती है जर्नल टू जर्नल्स। वो जर्नल्स के वेबसाइट्स पे दिए रहते हैं कि आपको कितने बड़े पेपर लिखने हैं, बट रफली इट वैरीज फ्रॉम 3000 to 12,000 वर्ड्स। Compared to review articles, the length of original article is slightly smaller. रिव्यू आर्टिकल्स की साइज बड़ी होती है, जबकि ओरिजिनल आर्टिकल्स के साइज थोड़े छोटे होते हैं, कम होते हैं। और इसको लिखने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है, फिर एनालाइज करना पड़ता है, फिर आप लिखते हो। सो इट नीड्स सम सफिशियंट टाइम। इसके लिए काफ़ी समय चाहिए होता है आपके लिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी करना है, एनालाइज भी करना है, फिर उसको समराइज भी करना है, तब आपको लिखना है। तो इसीलिए इसमें टाइम काफ़ी चाहिए होता है। सेकंड जो है दैट इज केस, क्लिनिकल केस और केस स्टडीज। इसमें हम किसी पेशेंट के डाटा को उठाते हैं या कोई एक स्पेसिफिक केस लेते हैं, रियल लाइफ आप बोल सकते हैं, आप लाइव केसेस बोल सकते हैं, लाइफ स्टडीज बोल सकते हैं। तो हम एक रियल केस लेते हैं, उस केस को हम एनालाइज करते हैं, देन वी आर गोइंग टू पब्लिश इट। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम समझ कोई उस पर्टिकुलर केस को समझने की कोशिश करते हैं। वो केस था क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। अगर मैं बायोलॉजी की बात करें या बायोकेमिस्ट्री की बात करें या फिर मेडिसिनल फील्ड की, मेडिकल फील्ड की बात करें, तो हम पेशेंट का डाटा लेते हैं, तो वहाँ साइंस, सिम्टम, डायग्नोसिस सब बात करेंगे। अगर आप मैनेजमेंट के हैं तो आप किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक पर्टिकुलर टर्म्स की बात करेंगे। तो हम केस, जो एक हमारे पास सिग्निफिकेंट चीज़ें होती है, उसको हम समझने के लिए केस स्टडी करते हैं। शॉर्ट रिपोर्ट्स एंड लेटर्स जो होते हैं, इसकी साइज बहुत छोटी होती है। ये बहुत ब्रीफली हम अपने ओरिजिनल डाटा को पब्लिश करते हैं जब आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम कोरोना का टाइम है, अभी दुनिया भर की बहुत सारे साइंटिफिक वर्ल्ड, मान लीजिए 200 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एक केस पे, कोरोना पे काम कर रही है। अब अगर मैं वेट करूंगा कि मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद पब्लिश करूंगा, हो सकता है कि उससे पहले कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ने उसी चीज़ पे काम करके उसने पब्लिश कर लिया, फिर मेरे काम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए जब हमारे पास टाइम कम होता है, तो जितना भी आपने काम कर लिया है, आपने कम काम ही किया है, उसी को पब्लिश कर लीजिए इन दी फॉर्म ऑफ लेटर और शॉर्ट कम्युनिकेशंस। तो होगा क्या कि वो पब्लिकेशंस, वो काम आपके नाम पे ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड हो जाएगी, कॉपीराइटेड हो जाएगी कि आपने ये करा है। तो जब हमारे पास सफिशिएंट टाइम का अभाव होता है, आप किसी चीज़ को चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी पब्लिश कर लें, तब हम जाते हैं शॉर्ट कम्युनिकेशन और लेटर्स में।
इसमें डाटा कंप्लीट नहीं होता है, इसमें लेंथ भी छोटा होता है, और इसको हम अलग अलग टर्म से समझते हैं। इसको हम शॉर्ट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट रिपोर्ट्स भी बोलते हैं, लेटर्स भी बोलते हैं, ब्रीफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अलग अलग जर्नल में अलग अलग टर्म्स हैं। मतलब हुआ ये भी ओरिजिनल डाटा ही है, आपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही जनरेट करा है, बट इसमें हमारे पास जब कॉम्पिटिटिव केसेस होते हैं, जब हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बहुत सारे साइंटिफिक कम्युनिटीज़ के साथ कॉम्पीट करते हैं, तो हमें अपनी रिजल्ट बहुत जल्दी पब्लिश करनी होती है, तब हम जाते हैं शॉर्ट कम्युनिकेशंस पे। क्लियर? यस सर। फाइन। नेक्स्ट होता है रिव्यू आर्टिकल्स, जो प्रोबेबली दिस इज द मोस्ट क्या बोल सकते हैं हम यूज्ड टर्म्स, जो हम सबसे ज़्यादा लिखते हैं रिव्यू आर्टिकल ही लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर लैब्स उतनी ज़्यादा नहीं होती है, फैसिलिटीज उतनी ज़्यादा नहीं होती है, फंडिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमारे पास केस स्टडी नहीं आएंगे, हमारे पास ओरिजिनल रिसर्च नहीं आएंगे, हमारे पास शॉर्ट कम्युनिकेशन नहीं आएंगे। तो बेटर होता है तब हम लिखते हैं, जाते हैं रिव्यू आर्टिकल्स पे। रिव्यू आर्टिकल्स है कि इट इज़ ए क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिश्ड लिटरेचर्स, जो पहले से पब्लिश हुआ, किसी और ने पब्लिश कर रखा है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। मान लीजिए मुझे डायबिटीज़ पे काम करना है, तो हमने क्या किया, हमने 100, 200, 500 पेपर डाउनलोड किया, पेपर हाँ डायबिटीज़ पे, सबको एनालाइज किया, वो सारे मिलके कहना क्या चाहते हैं, उस सबको मिला के हमने एक समराइज रिपोर्ट बना लिया। दैट इज ए रिव्यू आर्टिकल ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये हमारा होता है सेकेंडरी लिटरेचर्स, बिकॉज हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने सिर्फ पेपर जमा किया, दूसरे का लिखा हुआ, दूसरे का सबमिट किया हुआ, पब्लिश किया हुआ, उसको हमने एनालाइज किया, उसको हमने समराइज करके लिखा। इसकी लेंथ वैरी करती है अलग अलग जर्नल में, अलग अलग तरह के। नॉर्मली हमारे पास 3 तरह के रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिटरेचर रिव्यूज, सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस। रिव्यू आर्टिकल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: लिटरेचर रिव्यूज, सिस्टमैटिक रिव्यूज, मेटा एनालिसिस। रिव्यू आर्टिकल्स की तीनों की लेंथ अलग अलग होती है रफली। जो लिटरेचर एंड सिस्टमैटिक रिव्यू होते हैं रफली ये 10,000 वर्ड्स तक होते हैं, 8,000 से लेकर के ऑन एन एवरेज 10,000, बट ये वैरी करते हैं जर्नल टू जर्नल्स। आप अगर आप मतलब बायोलॉजिकल फील्ड से हैं आप लोग, तो आप जाके सर्च कीजिएगा, एनुअल रिव्यू करके एक रिपोर्ट आती है, जर्नल्स का नाम है, उसके जो पेपर्स होते हैं, उसके जो रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं वो 100 पन्ने के होते हैं। तो देयर द वर्ड काउंट्स मे गो अप टू 50,000, 60,000, बिकॉज वो 100 पेज के, 200 पेज के, 150 पेज के एक रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं, एनुअल रिव्यू करके होते हैं। यस तो ये जो आपने 3 टाइप्स बताई है रिव्यू आर्टिकल की, इनमें क्या डिफरेंस होता है? मैं बताता हूँ। जी ठीक है। हाँ, मैं वही बताता हूँ। नॉर्मली ये लिटरेचर रिव्यू जो होता है कि जैसे मुझे डायबिटीज़ पे काम करना है, तो हमने बिना किसी चीज़ों के सर्च किया, डिफरेंट सर्च इंजन में जाके। मैं आपको सर्च इंजन के बारे में बताऊंगा, साइंस डायरेक्ट पे चला गया, विली पे चला गया, स्प्रिंगर पे चला गया, पबमेड पे चला गया, सब जगह से लिटरेचर सर्च करा, उसको कंपाइल करके एक रिव्यू लिख गया एक पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से, तो वो हमने लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। सिस्टमैटिक रिव्यू कहते हैं जहां आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने होते हैं कि आपने कौन कौन सा वर्ड फ्रेज सर्च किया था, आपने स्प्रिंगर में कौन सा वर्ड सर्च किया था, साइंस डायरेक्ट में क्या क्या फ्रेज डाल के सर्च किया था, कितने पेपर मिले थे, कितने पेपर को आपने एनालाइज करा, कितने पेपर को आपने एक्सक्लूड कर दिया, क्यों आपने छोड़ दिया वो पेपर पढ़ना। तो सिस्टमैटिक रिव्यू में आपको सारी चीज़ों के एक्सप्लेनेशन देने होते हैं पेपर में, कि आपने क्या क्या सर्च किया था, क्या क्या इंक्लूड किया, क्या क्या एक्सक्लूड किया और क्यों एक्सक्लूड किया। ठीक है, तो दैट इज योर सिस्टमैटिक रिव्यू। बहुत सारे पेपर आप पढ़ेंगे जहां ये लिखा होता है पेपर में, जहां मटेरियल एंड मेथड का पोर्शन होता है, वहां उनकी डिटेल्स लिखी होती है कि वी हैव यूज्ड डिफरेंट सर्च टर्म, डिफरेंट फ्रेजेज हैज बीन सर्च इन साइंस डायरेक्ट, फॉर्म डिफरेंट सर्च इंजन के टर्म्स दिए होंगे। हमने इतने पेपर देखे, इसमें से हमने 100 पेपर देखे, उसमें से 75 को पढ़ा, 25 को हमने छोड़ दिया, इस बेसिस पे छोड़ दिया, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिव्यूज। ठीक है।
Next is perspective, opinion and commentary. This is perspective pieces are a scholarly review of fundamental concept and prevalent idea in the field. जैसे कुछ चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, कुछ मेथड्स अवेलेबल ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है, जिस पे हम अपनी ओपिनियन देते हैं, अपनी कमेंट्री मतलब सजेशन देते हैं, या फिर अपनी हम अगर मेरे पास कुछ कंसेप्ट है, कुछ थॉट हैं जिसको उस मेथड्स को हम मॉडिफाई करने के लिए आप हाइपोथेटिकल टाइप को बोल सकते हैं कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस है कि ये मेथड इस तरह से बेटर हो सकता था, या इसको हम इस तरह से एनालाइज कर सकते थे। तो वो उस तरह की चीज़ें जो होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, लगभग हाफ पेज, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज के होते हैं, उसको हम लिखते हैं पर्सपेक्टिव, कमेंट्री एंड ओपिनियन। जहाँ हमने कोई ना तो पेपर एनालाइज करा, ना हमने पेपर पढ़ा, ना हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो देयर जस्ट वी गिव आवर ओन थॉट्स, तो दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव, ओपिनियन एंड कमेंट्री। अब हम जब पेपर लिखते हैं तो कॉमन फॉर्मेट्स होते हैं पेपर्स के, उसको हम बोलते हैं एक इमेराड फॉर्मेट्स होते हैं, वेयर इमेराड मीन्स आई मीन्स इंट्रोडक्शंस, एम मीन्स मटेरियल एंड मेथड्स, आर मीन्स रिजल्ट्स, ए मीन्स एंड डी मीन्स डिस्कशन। सो ये 4 चीज़ें जो है वो कॉमन कंटेंट हैं जो एक रिसर्च पेपर में होने ही चाहिए। इसके अलावा समटाइम वी इंक्लूड लिटरेचर रिव्यू ऑल्सो, बट ये कंपलसरी पोर्सन नहीं है। कंक्लूजन मे बी पार्ट ऑफ सेपरेटली हो सकता है, या फिर वो डिस्कशन के साथ इंक्लूड हो सकता है। अब इंट्रोडक्शन हुआ क्या? इंट्रोडक्शन मीन्स एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जिसको आप टैकल करने वाले हैं, जिसको आप एक्सप्लेन करने वाले हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? मटेरियल एंड मेथड्स, आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, हाउ यू। सो अगर आप ऐसे देखना सकते हैं तो वन वर्ड में व्हाट इज द इशू, दैट इज इंट्रोडक्शन। हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट इशू, दैट इज मटेरियल एंड मेथड्स। रिजल्ट, व्हाट यू हैव फाउंड इन योर ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट, एंड आपकी रिजल्ट कहाँ स्टैंड कर रही है इन साइंटिफिक कम्युनिटी में, दूसरे रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करने के बाद आपकी रिजल्ट कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड डिस्कशन। तो ये 4 कॉमन चीज़ें हैं, बट सिर्फ हम यही 4 चीज़ें नहीं सॉल्व करते हैं। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लाइक व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या लिखने वाले हैं और क्यों लिखने वाले हैं, अभी क्यों लिखने वाले हैं, उसकी अभी क्या सिग्निफिकेंस है। हु आर यू राइटिंग फॉर, आपकी पहले के अगर कोई आपने काम किया हुआ हो जो उसी फील्ड में है तो उसको भी आपको बताने पड़ेंगे, हमने ये काम किया हुआ, या हमारी बैकग्राउंड ये है, या हम इस तरह से काम करते हैं। व्हाट प्रॉब्लम यू आर एड्रेसिंग, आप क्या प्रॉब्लम को देखने वाले हैं, व्हाट आपकी इस पेपर में या इस काम में, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ इट, तो एंड व्हाट इज द प्रायर हाइपोथेसिस अबाउट द प्रॉब्लम। तो ये सारे चीज़ें जो होते हैं जो आपके इंट्रोडक्शंस का पोर्शन होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, आप क्या देखने वाले हैं, आप क्या हमें करने वाले हैं और क्या बताने वाले हैं, और इससे पहले उस पर कुछ हुआ है तो क्या हुआ है, व्हाट इज द प्रीवियस हाइपोथेसिस अबाउट दैट प्रॉब्लम, सॉल्व हुआ है, नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। सो दीज आर पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ योर पेपर। देन वी आर गोइंग टू कम आफ्टर इंट्रोडक्शन, जो हमारा सेकंड पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड मेथोडोलॉजी, जहां हम देखते हैं हाउ डिड यू डू दिस स्टडी, आपने ये स्टडी कैसे किया, किस तरह का मटेरियल आपने यूज किया, किस तरह का सैंपल और पेशेंट आपने लिया अपने स्टडी में, कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया, कौन सी चीज़ों को एक्सक्लूड किया, व्हाट इज द इंक्लूजन क्राइटेरिया, व्हाट इज द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर द सैंपल्स। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मुझे डायबिटीज़ पे काम करना है तो हम उस तरह के पेशेंट लेंगे जिनको कोई दूसरी बीमारी ना हो, तो दैट इज माई एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। मैं डायबिटीज़ को लेने वाला हूँ तो मैं उसी को लूँगा जिसकी ब्लड शुगर वैल्यू 126 mg से कम हो या ज़्यादा हो, तो दैट इज माई इंक्लूजन क्राइटेरिया। तो हमें वो सब चीज़ें बतानी पड़ती है अपने मटेरियल एंड मेथड्स में, विच मेथोडोलॉजी यू आर गोइंग टू यूज एंड हाउ यू विल एनालाइज योर एक्सपेरिमेंटल जनरेटेड डाटा। जैसे स्टैटिस्टिकल टूल हम बोलते हैं, आप SPSS यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, ओरिजिन यूज़ कर सकते हैं, KY प्लॉट यूज़ कर सकते हैं, जो भी टूल आप यूज कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी एनालिसिस मटेरियल एंड मेथड्स में आती है। इज इट क्लियर? सो इंट्रोडक्शंस में आपको अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करनी होती है, मटेरियल एंड मेथड्स में आपको तरीके बताने होते हैं कि आप अपनी स्टडी को उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया या कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है आपका रिजल्ट्स, जहां आपको बताने होते हैं कि आपने क्या पाया, व्हाट यू हैव फाउंड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट,
हाउ मच डाटा कैन बी इंक्लूडेड। अब एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जो हम डिजायर नहीं करते हैं, जो हम नहीं सोचते हैं, जो हमें नहीं चाहिए होता है। बट हर एक चीज़ें आपकी पेपर के पार्ट नहीं होने चाहिए या नहीं होते हैं। हमें बहुत सारे डाटा मिलते हैं, कुछ चीज़ों को हमें छोड़ने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों को हमें इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो हाउ मच डाटा शुड बी इंक्लूडेड इन योर पेपर, उस डाटा में से किसको हमने टेबल के फॉर्मेट में देना है, किसको हमने फिगर के फॉर्मेट में देना है, विच इज़ बेटर इन द टेक्स्ट, और किसको हमें लिखना है टेक्स्ट के फॉर्म में, की फाइंडिंग क्या है आपके रिजल्ट्स का, ये सारे आपके रिजल्ट्स का पार्ट होगा। उसके बाद हमारी होती है डिस्कशन, व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर स्टडी। आपकी जो रिसर्च है उसको आपने किस तरह से देखते हैं, वो दुनिया के लिए क्यों अच्छा है, और अगर कुछ लैक कर गए, आप कुछ छोड़ दिए जो फ्यूचर में किया जा सकता है, तो वो भी ये बताने पड़ेंगे, दैट इज पार्ट ऑफ द वीकनेस। सो स्ट्रेंथ, जो अच्छी चीज़ें आपकी रिसर्च की, जो चाहिए था वो बताइए, जो नहीं चाहिए था, जो आपने छोड़ दिया वो बताइए। हाउ डू यू फाइंडिंग फिट और नॉट फिट विथ अदर पब्लिश डाटा, अगर पहले से कुछ काम किया हुआ उस फील्ड में, तो आपकी डाटा उसके कंपैरिजन में कहाँ बैठता है, वो फिट हो रहा है, नहीं फिट हो रहा है, नहीं फिट हो रहा है तो क्यों नहीं फिट हो रहा है, तो यू हैव टू जस्टिफाई इट। डज योर फाइंडिंग स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपकी जो डाटा है, वो पूरे कम्युनिटी पे, पूरे पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल है या नहीं है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन योर रिसर्च, इसके आगे क्या, या ये एंड जो आपने रिसर्च किया, इट इज हैविंग ए डेड एंड, और इट इज हैविंग सम फर्दर स्टडी इज कैन बी प्लान्ड, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ योर स्टडी। सो ये आपके डिस्कशन का पोर्शन होता है, जिसमें हम अपने रिजल्ट को एनालाइज करते हैं दूसरे के कंपैरिजन में, हमारी रिजल्ट कहाँ एग्जिस्ट करती है वो बताते हैं, और आगे क्या, इट इज ए डेड एंड, ब्लाइंड एंड, और फर्दर स्टडी नीड्स टू बी डन। ये हुआ कॉमन फॉर्मेट्स, जहां हमने 4 चीज़ों को देखा, इंट्रोडक्शंस आई, मटेरियल एंड मेथड्स एम, रिजल्ट्स आर, एंड ए, एंड डिस्कशन डी। So it is called as IMRAD format, IMRAD, IMRAD format, introduction, material methods, results and discussion. This is a common format, but बहुत सारे पेपर्स होते हैं जहाँ हमारी और भी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कुछ जर्नल्स मांगते हैं अलग से टाइटल पेज, ऑथर एंड एफिलिएशंस, एब्स्ट्रैक्ट्स, कीवर्ड हमने यहाँ छोड़ दिया, कीवर्ड्स मांगते हैं। They are asking introduction, material method, result, discussion, acknowledgement, references. तो this is a complex format of the research articles, जहाँ हमने उस चारों चीज़ों के अलावे भी कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है जो हमने वहाँ नहीं इंक्लूड किया था, वहाँ हमने इंट्रोडक्शन से लिया था, बट दीज आर सम अदर पैरामीटर्स विच नीड्स टू बी देयर। तो जब हमने पेपर लिख लिया, हमारे पास पेपर हो गए, आइदर हमने रिव्यू लिखा या फिर रिसर्च आर्टिकल लिखा या फिर शॉर्ट कम्युनिकेशन लिखा, उसे हमें कहीं जर्नल्स पे सबमिट करना होगा। हर एक जर्नल्स के सबमिशंस के अपना एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होता है, कुछ अपने लिंक्स देते हैं कि आपको सबमिट करना है उस प्लेटफॉर्म पे, कुछ बोलते हैं आपको कि आपको मेल के थ्रू करना है। तो वंस यू आर गोइंग टू सबमिट इट देयर, तो ऑथर सबमिटेड आर्टिकल्स, आफ्टर दैट वन, आफ्टर ऑथर हैज बीन सबमिटेड आर्टिकल्स, तो सबसे पहले वो जाता है एडिटोरियल ऑफिस में, एडिटर के ऑफिस में। तो एडिटर्स उस पेपर को देखते हैं टेक्निकली कि इज इट टेक्निकली फिट और नॉट फिट। तो उसके बेसिस पे एडिटर डिसाइड करते हैं कि ये पेपर अगर फिट नहीं है जर्नल्स के लिए या फिर इसमें कुछ टेक्निकल इशू हैं, तो दे आर गोइंग टू बी रिजेक्टेड। तो डायरेक्टली एडिटोरियल ऑफिस से ही रिजेक्ट हो जाते हैं, वापस कर देते हैं। अगर वो सही होता है तो एडिटर उसको भेज देते हैं अलग अलग 3, 4, 2 रिव्यूअर्स के पास, जो उस पेपर्स को, आपके पेपर्स को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उस पर अपने कमेंट्स देते हैं। तो जब रिव्यूअर्स के पास गया, मान लीजिए किसी जर्नल ने मुझे एक पेपर भेजा पढ़ने के लिए, रिव्यूअर एज ए रिव्यूअर, तो मैं उस पेपर को देखूंगा, पढ़ूंगा, उसको सारे चीज़ों को, ग्रामेटिकल, उसकी टेक्निकल चीज़ें, और रिव्यूअर्स जो होते हैं वो टेक्निकल फील्ड के होते हैं, मतलब उसी पर्टिकुलर फील्ड के होते हैं। तो आपकी बैकग्राउंड जर्नल्स को पता होती है कि आप किस एरिया में काम करते हैं, तो आपको उसी एरिया के, उसी फील्ड का पेपर भेजते हैं। तो रिव्यूअर उसको टेक्निकल चीज़ें, सारी चीज़ें देखते हैं,
रिव्यूअर्स ने पेपर पढ़ने के बाद अपनी कमेंट्स वापस भेजते हैं जहां से वो आया था। तो एडिटर हैज सेंट पेपर टू रिव्यूअर्स, और रिव्यूअर ने अपने कमेंट्स भेज दिया एडिटर के पास। अब इसमें 3 तरह के कमेंट्स हो सकते हैं। पहला कमेंट्स हो सकता है कि ये जर्नल्स में रिव्यूअर ने अच्छा कमेंट्स नहीं दिया, या रिव्यूअर ने रिजेक्ट कर दिया, या रिव्यूअर ने कमेंट्स ही नहीं दिया टाइम पे, रिव्यूअर के पास टाइम नहीं था, तो इट नीड्स सम फर्दर रिव्यू, तो वो फिर से जाएगा रिव्यू के लिए। या फिर रिव्यूअर ने बोल दिया कि इसमें कोई भी चेंजेस की जरूरत नहीं है, जिस फॉर्मेट में पेपर है उसी फॉर्मेट में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इट विल बी एक्सेप्टेड। और एक्सेप्ट हो गया तो एक्सेप्ट होने के बाद वो जाएगा प्रोडक्शन में, देन इट विल गो फॉर पब्लिकेशंस। दिस इज द मोस्ट सिंपल वे फॉर पब्लिकेशंस। अदरवाइज दूसरी चीज़ें हो सकती है कि रिव्यूअर्स के कमेंट्स के बेसिस पे पेपर को एडिटर ने रिजेक्ट कर दिया, कि रिव्यूअर ने बोला कि ये पेपर सही नहीं है, या इसमें पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ, या डाटा एनालिसिस सही नहीं है, या ये पेपर जर्नल के लिए फिट नहीं है, तो इट मे बी रिजेक्टेड। और रिव्यूअर ने कुछ कमेंट्स दिए कि हमें ये सब आंसर आप बता दीजिए तो हम पेपर को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इट नीड्स सम रिवीजन रिक्वायर्ड। ऑथर ने फिर उसको रिसबमिट किया रिवाइज करके, फिर वो जाएगा इस साइकिल में। तो ये प्रोसेस है, दिस इज ए नॉर्मल प्रोसेस फॉर ए पीयर रिव्यू। जब आप पेपर को सबमिट करते हैं जर्नल्स में, तो इट नीड्स, जितने अच्छे जर्नल में भेजेंगे वो उतना ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर आप अच्छा जर्नल कैसे बोल रहे हैं, किस बेसिस पे बोल रहे हैं, वो मैं लास्ट में आता हूँ। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि जर्नल अच्छा है या बुरा है। तो अगर आप अच्छे जर्नल में भेजेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आप थोड़े कम अच्छे जर्नल में भेजेंगे, बुरा नहीं मैं बोल रहा हूँ बट थोड़ा कम अच्छा बोल रहा हूँ, थोड़े कम अच्छे जर्नल में भेजेंगे तो थोड़ा जल्दी कर देगा। तो डिपेंडिंग ऑन जर्नल टू जर्नल इट्स वेरी। अब हमारा पेपर अगर एक्सेप्ट होता है तो क्यों एक्सेप्ट होता है, और रिजेक्ट होता है तो किस बेसिस पे रिजेक्ट होता है। तो जब हमारा पेपर एक्सेप्ट होता है उसकी कुछ अच्छी चीज़ें होंगे तभी रिजेक्ट एक्सेप्ट हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि इट प्रोवाइड सम इंसाइट ऑन इम्पॉर्टेंट इशू। हो सकता है कि आपका पेपर में कुछ ऐसा चीज़ें हो जो दुनिया को जानना चाहिए। मेक सम यूजफुल डिसीजंस, इट सम डेवलप थ्योरीज, कुछ नई थ्योरी दे रही है। एस्टिमुलेट न्यू रिसर्च क्वेश्चंस, इट इज गोइंग टू यूज सम मेथड्स विच नीड्स टू बी एक्सप्लोर सम मोर इशूज, एस होगा यहाँ, इशूज होगा। रिगरस एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स एंड सब्सटेंशियल जस्टिफिकेशंस, कनेक्शन टू प्रीवियस स्टडीज एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये सारे चीज़ें हो सकती है जिसके बेसिस पे हमारा पेपर एक्सेप्ट होता है। बट एक्सेप्ट होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमें समझना कि पेपर हमारी रिजेक्ट क्यों होती है, किस बेसिस पे रिजेक्ट होती है। तो रिजेक्शन को हमने 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। एक जर्नल पॉइंट्स, जनरल कंसिडरेशन जिसके बेसिस पे रिजेक्ट होती है, दूसरा हमारा जो साइंटिफिक, एंड तीसरा है प्रेजेंटेशन। हमने 3 हिस्सों में बांटा है कि किसके बेसिस पे हमारी पेपर रिजेक्ट होती है। अगर हमने ये समझ लिया कि हमारी पेपर रिजेक्ट क्यों हुई, तो हम उस चीज़ों को दूर करने के बाद हम पेपर को अच्छा बना के भेज सकते हैं। तो जनरल इशू जो है रिजेक्शन में, दैट इज कि आपने ऐसा कोई काम किया है जो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, आपने कुछ वाहियात काम कर लिया है जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, या फिर आपकी काम ओरिजिनल नहीं है, आपने किसी दूसरे के काम को रिपीट कर दिया, वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ऑलरेडी काम हुआ है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है रिपीटिशन के काम की। नॉट अप्रोप्रिएट जर्नल, मैंने काम किया एक एरिया में, भेज दिया किसी दूसरे एरिया के जर्नल्स को। डाटा आपकी बहुत पुरानी है, मैंने काम किया 2015 में और पब्लिश कर रहा हूँ आज के डेट पे, तो उसकी कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। रिजल्ट आपकी जो है वो एडिटर को, रिव्यूअर को लग रहा है कि रिजल्ट में कुछ मैनिपुलेट किया हुआ है, डाटा सही से जनरेट नहीं किया हुआ है, या डाटा को एनालाइज सही से नहीं किया हुआ है, तो डाटा आपकी रिजल्ट जो है वो डाउटफुल हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो कि आपने एक इंस्टीट्यूशन से, मान लीजिए मैं एलपीयू में काम करता हूं, तो मैंने एलपीयू के कंसेंट के बगैर पेपर को भेज दिया, एलपीयू ने एक क्वेश्चन उठा दिया कि ये सही नहीं है, इस पेपर नॉट बी एक्सेप्टेड, तो वहाँ हमारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगी कि हमने एफिलिएशन तो लवली का दे रहा है, एलपीयू का दे रहा हूँ, बट एलपीयू को उस पर नहीं है, एलपीयू नहीं चाहती है कि उसका नाम आए, तो देयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विल कम एंड सम इथिकल इशू विल बी देयर, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग इन द मेडिकल फील्ड। आप ह्यूमन सैंपल, एनिमल सैंपल, कोई एनिमल मॉडल, कोई स्पेसिफिक चीज़ें यूज कर रहे हैं, तब हमें इथिकल क्लियरेंस चाहिए होता है। तो इस सब चीज़ों के बेसिस पे पेपर रिजेक्ट होते हैं, ये जनरल इशू है। जब हम देखते हैं साइंटिफिक टर्म्स में,
तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं कि आपकी हाइपोथेसिस जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा था उसको आपने सही से कवर अप नहीं किया, तो उसके बेसिस पे रिजेक्ट हो सकती है। आपकी एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग अच्छी नहीं थी, आपको प्लानिंग एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सही से करना चाहिए था, आपने सैंपल साइज सही से लेना चाहिए था, आपने सैंपल साइज छोटे ले लिए। आपने 10 कोई अगर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे 200 सैंपल साइज चाहिए। हर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितने सैंपल साइज होनी चाहिए, हमारी एक्सपेरिमेंट कितनी होनी चाहिए। जब आप नॉर्मल वेट लैब करते हैं, प्रोबेबली सभी बायोलॉजिकल फील्ड से होंगे, राइट? ऑलमोस्ट सर। चलिए कोई नहीं, सर कुछ इकोनॉमिक्स वगैरह के भी हैं स्टूडेंट्स कोई नहीं, जहाँ भी हम लेते हैं सैंपल साइज इकोनॉमिक्स में होती है, मैनेजमेंट में भी इकोनॉमिक्स होता है, सैंपल साइज होते हैं। तो अगर आपकी सैंपल साइज छोटी होगी तो डाटा आपकी बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं होंगी, लोग उस पर बिलीव नहीं करेंगे, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकली इनअप्रोप्रिएट हो, मिस अप्लाइड हो, जो सभी पे हम लागू नहीं कर सकते हैं, और कंक्लूजन अनजस्टिफाइड हो। तो ये साइंटिफिक चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हमारी एक्सपेरिमेंट या पेपर रिजेक्ट होती है। अनक्लियर हाइपोथेसिस, पुअर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, सैंपल साइज इज वेरी स्मॉल सो दैट स्टैटिस्टिकली इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, और कंक्लूजन जो आपने लिखा है वो अनजस्टिफाइड हो, वो लगे ही नहीं कि सही से लिखा हुआ है। इसके बाद लास्ट पार्ट होता है रिजेक्शन के लिए, जहां हमने प्रेजेंटेशन और स्टाइल में प्रॉब्लम के बेसिस पे हमारी पेपर रिजेक्ट होती है। आप हर एक जर्नल पे जाएंगे ना, जर्नल के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां लिखा होता है गाइडलाइन टू द ऑथर्स। तो उस गाइडलाइन जो ऑथर्स को दिए होते हैं उसका कुछ मतलब होता है, मतलब इसीलिए होता है कि आपको जर्नल के हिसाब से पेपर बना के भेजना होता है। अब मुझे शर्ट पहननी है तो मैं शर्ट के हिसाब से सिलूंगा ना, कुर्ता के हिसाब से शर्ट नहीं सी सकता हूं। तो दैट इज ए गाइडलाइन, दैट इज कॉल्ड गाइडलाइन, जिसके लिए रूल्स हम बोलते हैं या फिर पॉलिसीज बोलते हैं। तो अगर आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन या स्टाइल रूल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, जो जर्नल को चाहिए होता है वो नहीं होगा, तो जर्नल पेपर को रिजेक्ट करेगा। तो अगर आपकी पेपर पुअरली ऑर्गेनाइज्ड है, गलत तरीके से लिखा हुआ है, इंग्लिश बहुत गंदी है, कैजुअल एरर्स हैं जो आपने सीरियसली लिया ही नहीं, जैसे आपने लिखा कॉपी पेस्ट कर दिया, फुल स्टॉप, कॉमा, पंचुएशंस डिफरेंट अलग अलग गलत जगह पे लगा दी, दीज आर कॉल्ड केयरलेस एरर्स। टेबल को सही से फॉर्मेटिंग नहीं किया है, फिगर्स सही नहीं है, और रेफरेंस आपने बहुत पुराने या इन प्रॉपर रेफरेंस साइट कर लिए। जैसे हमारी साइटेशंस एक क्राइटेरिया होती है जिसके बेसिस पे मेजर करते हैं कि हमारी पेपर कितने अच्छे हैं या नहीं है। तो अगर आपने पेपर को सही तरीके, सही पेपर साइट नहीं करा, सही रेफरेंस नहीं डाला, तो उसके बेसिस पे भी पेपर रिजेक्ट होते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जो पेपर रिजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें सबसे पहले है कि एक्सेप्टेंस से पहले हमें वो चीज़ें जानना जरूरी है जिसके बेसिस पे हमारी पेपर रिजेक्ट होती है, जिसमें मैंने बताया आपको जनरल क्राइटेरिया, साइंटिफिक चीज़ें, साइंटिफिक मिस पॉइंट्स ऑन बेसिस जिसके बेसिस पे हमारी पेपर रिजेक्ट होती है, और प्रेजेंटेशन जो हम जर्नल को सबमिट करते हैं, फॉर्मेटिंग जिसको हम बोलते हैं। अब एक अच्छा टॉपिक बनाने के लिए एक अच्छा टॉपिक बनाता है, सबसे पहले होती है कि आपकी टॉपिक नोवेल हो, नोवेल मीन्स वो ओरिजिनल हो। उसके लिए हमें देखना होता है 3 चीज़ें, आउटकम हो, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो, और न्यू मेथोडोलॉजी हो। तीनों में से कुछ भी एक चीज़ हो सकता है, तो आपकी आइडिया जो है, टॉपिक जो है वो नोवेल है। आइदर इसकी रिजल्ट्स न्यू हो, आउटकम स्पेसिफिक हो, नया आउटकम हो, या फिर आपने नया सब्जेक्ट चूज किया है, या फिर आपने एक नया मेथड इजाद किया है, तो वो बोलता है, उसको बोलते हैं एक नोवेल टॉपिक, आइडियल टॉपिक। आपकी रिसर्च की जो टॉपिक है जिसमें आपने एक प्रॉब्लम लिया था, वो प्रॉब्लम एक्सिक्यूटेबल हो और अचीवेबल हो। कल को मैंने एक पेपर लिखा है कि मैं बोल दूंगा कि मैं चांद को धरती पे ले आऊँगा, बट दैट इज़ नॉट एक्सिक्यूटेबल, दैट इज़ नॉट अचीवेबल, तो वो एक अच्छा टॉपिक नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी टॉपिक होनी चाहिए वो करने लायक हो और वो लगे कि ये किया जा सकता है। हम अनबिलीवेबल चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर सकते या कमिट कर सकते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इट शुड फिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च।
आपको अपनी पॉलिसी, अपने रिसर्च को सपोर्ट करना पड़ता है प्रीवियस पब्लिश्ड पेपर से, कि हम ये करेंगे, पहले का पेपर ये किया हुआ था जिसमें ये चीज़ें लैक कर रहे थे, दिस इज द रिजल्ट रिसर्च गैप, जिसको फुलफिल करने के लिए हम ये रिसर्च कर रहे हैं। तो आपकी रिसर्च जो होती है वो पहले के रिसर्च पे बेस्ड होती है, तो हमें अपने रिसर्च को सपोर्ट करना होता है प्रीवियस एग्जिस्टिंग रिसर्च के बेसिस पे। और जो आपने रिसर्च के बाद जनरेट कर रहे हैं डाटा, दैट कैन बी यूज्ड फॉर सोसाइटी और सम पॉलिसी मेकर्स, स्पेशली गवर्नमेंट्स हम बोल सकते हैं, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं, डिफरेंट एनजीओ बोल सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आपकी रिसर्च टॉपिक को हम एक अच्छा टॉपिक मान सकते हैं। अब आप बताएंगे आप कौन सा सर्च इंजन यूज करते हैं। अगर आपको कुछ मैंने सर्च करने के लिए बोल दिया तो आप क्या कहाँ सर्च करेंगे? ओके, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले नॉर्मली हमारी जो ह्यूमन मेंटालिटी होती है, हम गूगल पे जाते हैं। आपको पता है दीज आर द डिफरेंट ऑल फ्री सर्च इंजिन्स, जहाँ हम कुछ भी सर्च करें आपको जवाब मिल जाएगा। गूगल हो, याहू हो, आस्क हो, एमएसएन तो अब है नहीं, अब इट इज़ हमारी बिंग के साथ मर्ज कर गया तो इट इज़ बिंग। सो दीज आर फ्री सर्च इंजिन्स। ये हमारी डाटा है जो हमने देख लिया है कहीं से। रफली 100 में से 92% सर्च जो होते हैं वो गूगल पे होते हैं, 92.7, एंड 2.9% जो सेकेंड सर्च इंजिन है दैट इज बिंग, जो एमएसएन का है, दैट इज रफली 2.9 और 2.87। मीन्स कितना ज़्यादा गैप है, मीन्स मैक्सिमम पीपल और ऑलमोस्ट यू कैन कॉल इट मोर देन 90% पीपल यूजेज गूगल फॉर देयर सर्चेज। सो दैट इज दी। अब इतना गूगल हम क्यों यूज करते हैं, कोई बता सकते हैं? Anyone has any answer? Why we are going to use Google so much? Why not other search engines? It is easy to use and we all the other. Okay. गूगल की जो क्या बोल सकते हो उसको, आपकी थॉट को समझने की चीज़ें हैं ना, जो आप क्या चाहते हो वो आपको जो प्रोवाइड करते हैं। आप गूगल में एक सॉरी गूगल में आप एक वर्ड डालिए, वो आपको 12 पूरा सेंटेंस बता देगा कि आप ये तो नहीं सोच रहे हैं, ये तो नहीं सोच रहे हैं। आपको 10 ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा जो बाकी सर्च इंजिन से नहीं करते हैं। तो उसकी गूगल की एनालिटिक्स बहुत अच्छी है। गूगल्स के बारे में मैं कुछ और आपको बताऊंगा कि गूगल्स को आप कैसे बेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा फ्री सर्च इंजन हुआ, जो कॉमन सर्च इंजन है, जहां हम कुछ भी चीज़ें सर्च करेंगे हमें जवाब मिल जाएंगे। दीज आर द डिफरेंट सर्च इंजिन। अगर आप चाहें तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। ये फ्री सर्च इंजन है जहां हम साइंटिफिक चीजें सर्च कर सकती हैं, ठीक है। दीज आर द साइंटिफिक सर्च इंजन विच इज फ्रीली अवेलेबल, जहां आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे। इसमें गूगल का भी है, गूगल स्कॉलर। पबमेड आप जा सकते हैं, पबमेड सेंट्रल पे जा सकते हैं, बायोमेड सेंट्रल पे जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहां हम फ्री में ले सकते हैं। कुछ सर्च इंजन है जहां हमें सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, जहां से हमें पैसे लगते हैं। सो दीज आर दोज सर्च इंजन्स विच चार्जेज मनी फ्रॉम अस, और पब्लिशर्स या फिर ऑथर से वो पैसे लेते हैं। तो कहीं ना कहीं से इनको पैसे चाहिए होता है, तभी ये हमें सब्सक्राइब करने देते हैं। तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। सो आप पहले आपको सर्च इंजन समझनी चाहिए कि हमें कहाँ सर्च करेंगे चीज़ें जो हमें अपने काम की चीज़ें मिलेगा। मुझे एक टॉपिक पे काम करना है तो हम कहाँ सर्च करें, तो हमें सर्च इंजन समझनी चाहिए। अब सबसे आसान रास्ता है, मैंने अभी दिखाया आपको कि 90 से 92% पर्सन जो होते हैं दे आर गोइंग टू सर्च यूज गूगल। तो गूगल इज द मोस्ट इफिशियंट थिंग्स वेयर यू कैन सर्च एनीथिंग। वो आपको हर एक चीज़ें दे देता है। अब गूगल को यूज करने के लिए आपके पास कुछ मैं 8 टिप्स दूंगा जिसको आप बेटर यूज कर सकते हैं। आप गूगल में एक वर्ड डालिए, वो आपको 1000 चीज़ें देगा, बट हर एक 1000 चीज़ें आपकी काम की नहीं होती है। तो हम इफ़िशियंट वे में गूगल को कैसे अपने चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं, उसके लिए है कि जब आप गूगल को खोलते हैं तो ऊपर में आपको टैब्स दिखते हैं, जैसे ऑल, बुक्स, इमेज, न्यूज, वीडियो, यहाँ फिर मोर में कुछ और चीज़ें आती है। तो यूज दोज टैब्स।
अगर आपको बुक्स सर्च करना है तो यहाँ लिखिए एंड देन सेलेक्ट बुक। इफ़ यू वांट टू सर्च इमेज देन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर टैब्स। तो आप अपनी सर्च को थोड़ी रिफाइन करते हैं, आपको कम चीज़ें विजिबल होगा और वही चीज़ें विजिबल होगा जो आपकी पर्टिकुलर एरिया में बिलोंग करती है। सेकंड है कि हम कोड्स यूज कर सकते हैं, जैसे मुझे सर्च करना है पप्पी डॉग स्वेटर, ठीक है। अगर हमने गूगल में ये सर्च किया तो गूगल हमें पप्पी डॉग स्वेटर, स्वेटर डॉग पप्पी स्वेटर, किसी भी सीक्वेंस में ये तीनों वर्ड्स कहीं भी आएगा तो वो मुझे बता देगा। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए अगर हम इसको इस तरह से कोट्स में डाल देंगे तो हमें सिर्फ इसी सीक्वेंस वाला चीज़ें मिलेगा, जहां ये तीनों इसी सीक्वेंस में होगा सिर्फ हमें वही रिजल्ट मिलेगा। तो ट्राई टू यूज योर कोट्स। पहला टैब यूज कीजिए, कोट्स यूज कीजिए इन द सर्च ऑफ गूगल सो दैट यू विल गेट ओनली दोज फ्रेज विच यू वांट। बाकी चीज़ें अनडिजायरेबल थिंग्स आपको नहीं मिलेगा। तीसरा है कि हम कुछ वर्ड्स को नहीं चाहिए। मान लीजिए कल को मुझे मस्टैंग सर्च करना है गूगल में, ये दो चीज़ें हैं, ये हॉर्स का भी नाम होता है और ये कार भी है। मस्टैंग कार की एक ब्रांड है और हॉर्स भी है। मुझे जो सर्च करना है वो मुझे हॉर्स के बारे में सर्च करना है। अगर मैंने सिर्फ गूगल में मस्टैंग डाल दिया तो वो मुझे कार के बारे में भी बताएगा और हॉर्स के बारे में भी बताएगा, बट मुझे कार के बारे में नहीं चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, वी विल सर्च मस्टैंग डैश कार। इसका मतलब वो कार को माइनस करके मुझे बताएगा। आई विल नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कार, आई विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट मस्टैंग हॉर्स ओनली। तो ये आपकी चीज़ों को थोड़ी और रिफाइन करेगा। सो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी सर्च को रिफाइन करेगा, आपको स्पेसिफिक चीज़ें ही प्रोवाइड करेगा जो आपको चाहिए होगा। उसके बाद यूज कोलोन टू सर्च स्पेसिफिक साइट्स। हमें एक स्पेसिफिक वर्ड सर्च करनी है। मान लीजिए मुझे सर्च करना है पेपर ऑन डायबिटीज और एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे, गूगल पे या पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो हम इस तरह से लिखेंगे जो चीज़ें आपको चाहिए वो कोलोन वेबसाइट का नाम। तो सिर्फ आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी उस पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए जो उस वेबसाइट पे अवेलेबल हो, ठीक है। तो कोलोन का यूज करके आप स्पेसिफिक वेबसाइट पे अपनी आर्टिकल, अपनी चीज़ों, कंटेंट को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं एस्टेरिक्स। जैसे मान लीजिए इस वो बीच में कुछ वर्ड है जो मिस कर रहा हूँ, जो मुझे याद नहीं है, बस कुछ वर्ड्स हैं, तो आप अगर लिख देंगे एस्टेरिक्स, इसका मतलब कि गूगल उसको सर्च करेगा कि उस बीच में कुछ वर्ड्स हुए हैं जो हम मिस कर रहे हैं, तो आपको वो वर्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सिक्स्थ है कि आप यूज कर सकते हैं रिलेटेड वर्ड, रिलेटेड एंड कोलोन। कि मान लीजिए मेरी फेवरेट साइट सर्च है जहाँ मैं परचेज करता हूँ अमेजन, बट मुझे अपनी पसंद की चीज़ें अमेजन पे नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सर्च करूँगा रिलेटेड डॉट कोलोन amazon.com। अब मुझे सर्च अमेजन पे नहीं होगा, मेरे पास जो ऑप्शंस प्रोवाइड होंगे, गूगल ने जो मुझे ऑप्शन देना है वो देगा अमेजन को छोड़ के उसी तरह के डिफरेंट वेबसाइट्स। तो यहाँ आप किसी वेबसाइट को एक्सक्लूड कर सकते हैं उसी सिमिलर टाइप ऑफ वेबसाइट से। गूगल को आप भी बहुत तरीका से यूज कर सकते हैं। आप गूगल को कैलकुलेटर के जैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने गूगल में ये डाल दिया सर्च इंजन में, तो ये आपको ऐसा नहीं लिखेगा, ये आपको बताएगा इसकी वैल्यू 45 होती है और साथ में कैलकुलेटर भी देगा। अगर आपने प्लैंक्स कांस्टेंट लिख दिया और सर्च कर दिया तो गूगल ने इसकी वैल्यू दे देनी है आपको। तो गूगल को आप यूज कर सकते हैं फॉर योर मैथमेटिक्स, फॉर योर एनालिसिस ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप अपनी सर्च को थोड़ी रिफाइन कर सकते हैं। आप अगर गूगल में भी जाएंगे ना तो वहाँ एक एडवांस सर्च करके ऑप्शन आती है, नॉट ओनली ऑन गूगल बट फॉर ऑल दी वेबसाइट्स, एडवांस सर्च। कभी कोशिश कीजिए उस एडवांस सर्च को सर्च करने की, उसमें आप अपनी वेबसाइट को, अपनी चीज़ों को रिफाइन कर सकते हैं, छोटे कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम पेपर लिख लिया, पेपर का टाइटल लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए कि पेपर के टाइटल हमें कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, पेपर का टाइटल जो होगा वो ब्रीफ होगा और क्लियर होगा। पेपर जब मैं सर्च करता हूँ ना,
अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको पेपर का टाइटल ही दिखता है। तो अगर आपके पेपर का टाइटल कैची होगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा, तभी आपके पेपर को किसी ने पढ़ना है, किसी ने खोलना है, किसी ने डाउनलोड करनी है। तो आपकी पेपर के टाइटल ब्रीफ हो, क्लियर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जिससे पता चले कि पेपर के अंदर की मटेरियल क्या है। ठीक है, इसमें पेपर के टाइटल में एक्टिव वर्ड यूज करना चाहिए, प्रेफरेबली। लेंथ बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, ताकि हमें समझने के लिए एक डिक्शनरी चाहिए। 10 से 12 वर्ड्स का टाइटल होना चाहिए, और सम स्पेसिफिक कीवर्ड्स, कैची वर्ड्स हमें यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज करना चाहिए। बहुत बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हम टाइटल में। जो ज़रूरी नहीं है उस तरह का एब्रीविएशन नहीं यूज करते टाइटल में। नॉर्मली हम एब्रीविएशन को अवॉइड करते हैं। प्लीज रिमेंबर इट, डोंट यूज एब्रीविएशंस इन दी पेपर टाइटल। एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड उनको भारी नहीं करते हैं, टाइटल को बहुत भारी नहीं बना देंगे हम पेपर कॉम्प्लेक्स फ्रेज यूज करके, कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करके। सो डो एंड डोंट्स नीड टू बी रिमेंबर टाइटल को। जब आप गूगल में सर्च करेंगे, साइंस डायरेक्ट में सर्च करेंगे, तो सबसे पहले आपको टाइटल दिखता है। आप टाइटल को देख के पेपर को एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, तो आपका टाइटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन एब्स्ट्रैक्ट इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड तब पेपर पे आते हैं। पेपर की कंटेंट इंपॉर्टेंट होती है, बट पहला टाइटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो दिखता है। ठीक है, पेपर्स जब आपने लिख लिया है तो आपके पेपर की 6 चीजें हैं कि जो इंपॉर्टेंट है, अच्छे पेपर बनाती है। पहला, इसकी कंटेंट सही हो, टेक्निकल बैकग्राउंड्स को आपने केयरफुली यूज किया हो, आपने वर्ड फ्रेजेज जो आपने यूज किया हो उसको सही तरीके से यूज किया। एक वर्ड हम यूज करते हैं, प्रोबेबली आप जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग वो हम बताएंगे आपको जब हम बात करेंगे प्लेगरिज्म की, तब कि आपने एक कंटेंट कहीं से कॉपी किया और उसको पैराफ्रेज कर दिया, वर्ड को इधर उधर कर दिया, मतलब जंबल कर दिया, एंड देन उसको आपने एक सेंटेंस बना लिया। दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। डिवाइड, बड़े बड़े सेंटेंस मत लिखिए, बड़े बड़े पैराग्राफ मत लिखिए, उसको छोटे छोटे पैराग्राफ में बनाइए। पेपर में आपके पैराग्राफ छोटे छोटे होने चाहिए, एक लंबा सा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। फॉलो ए सिंपल एंड इंट्रिगिंग राइटिंग स्टाइल्स, एंड प्लीज बिफोर सबमिशन ऑफ योर पेपर चेक इट एंड कॉपी इट। इंग्लिश को, ग्रामर को, टाइपोलॉजिकल एरर्स को दूर कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो आपके पेपर को एक अच्छा पेपर बनाते हैं। ठीक है, अब हम जब हमने पेपर लिख लिया, तो पेपर को हम सबमिट कहाँ करेंगे? हमें जर्नल भी चाहिए होगा। हम जर्नल को कैसे ढूंढेंगे? आप जाएंगे तो सबसे आसान रास्ता है, आपको अगर स्कोपस इंडेक्स जर्नल ढूंढना है, आप गूगल में डालिए SJR, तो आपको ये वेबसाइट सबसे पहले आएगा, साइमैगो जर्नल एंड कंट्री रैंकिंग। आपको कोई भी जर्नल ढूंढनी है आपको पर्टिकुलर एरिया में, तो दिस इज फ्रॉम स्कोपस ओनली। तो यहाँ सारे स्कोपस जर्नल ही हैं। आप यहाँ उस जर्नल का कुछ भी डाल दीजिए, टाइटल डाल दीजिए, कुछ वर्ड डाल दीजिए, अगर आपको पब्लिशर का नाम पता है तो वो डाल दीजिए, ISSN नंबर डाल दीजिए। आप सर्च कर सकते हैं यहाँ कोई भी जर्नल डाल के, कोई भी जर्नल का कुछ वर्ड डाल दीजिए, आपको सारे जर्नल के इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से जर्नल ढूंढ सकते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली। या फिर अलग अलग पब्लिशर्स, जैसे मैंने यहाँ 4 पब्लिशर्स का दिया है, एल्सेवियर का, स्प्रिंगर का, विली का, टेलर एंड फ्रांसिस का। हर एक जर्नल का अपना एक जर्नल फाइंडर है, जहाँ आपने अपने जर्नल का टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, कम से कम ये 2 चीज़ डाल देंगे तो वो आपको बता देगा कि आपके पेपर के लिए कौन सा जर्नल बेस्ट सूट कर रहा है। मैं आपको लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो मैं इसमें करके दिखा दूंगा। आई विल शो इट टू यू हाउ टू डू इट। तो फॉर एवरी जर्नल वी आर हैविंग ए जर्नल फाइंडर्स। जैसे एल्सेवियर में जाएंगे तो आप सर्च कीजिए जर्नल फाइंडर एल्सेवियर, तो दैट विल गिव यू, तो मिनिमम 2 थिंग इज रिक्वायर्ड, 1 इज टाइटल एंड सेकेंड 1 इज एब्स्ट्रैक्ट। सर्च कीजिए, ये आपको लिस्ट ऑफ जर्नल्स दे देंगे जिसको आप अरेंज कर सकते हैं आइदर ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर, SGR वैल्यू, पब्लिकेशन रेट, एक्सेप्टेंस रेशियो, डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली फॉर स्प्रिंगर, सिमिलरली फॉर विली, सिमिलरली फॉर टेलर एंड फ्रांसिस, ACS, सबके लिए जर्नल फाइंडर्स हैं। आप
उस पर्टिकुलर वेबसाइट को जस्ट गूगल में डालिए, जर्नल फाइंडर ऑफ टेलर फ्रांसिस, जर्नल फाइंडर ऑफ स्कोपस, जर्नल फाइंडर ऑफ स्प्रिंगर, तो आपको पर्टिकुलर जर्नल मिल जाएंगे। ठीक है, अब जब हमने पेपर सबमिट कर दिया, पेपर मेरा एक्सेप्ट भी हो गया, पब्लिश भी हो गया, तो हम पेपर की प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर कर सकते हैं, हमारा पेपर सही से जा रहा है नहीं हो रहा है उसकी। तो उसके लिए मेरे पास 4 पॉइंट्स होते हैं, साइटेशंस, इम्पैक्ट फैक्टर, एच इंडेक्स एंड I10 इंडेक्स। साइटेशन होता है कि हर एक पेपर में आपने लास्ट में एक रेफरेंस दिया होता है, बिब्लियोग्राफी। तो आपने अपने पेपर में जिस 20, 25, 30 पेपर को साइट किया है तो वो उनकी साइटेशन कहलाती है कि आपने 20 पेपर्स को साइट किया है। ठीक है, तो दैट काउंट्स कि आपने उस पेपर को पढ़ा था, आपको उस पेपर की कंटेंट अच्छी लगी जो आपके रिलेवेंट थी, तो आपने अपने जर्नल में, अपने पेपर में, आर्टिकल में उसको साइट किया हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड साइटेशंस। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर जर्नल इज इट्स इम्पैक्ट फैक्टर, जो जर्नल की हमें क्वांटिटेटिव टूल है फॉर रैंकिंग, इवैल्यूएटिंग, कैटेगराइजेशन एंड कंपैरिजन के लिए। हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेशंस। होता क्या है, ये 2 साल का डाटा होता है, दिस इज फॉर 2 ईयर्स। इसमें हम 2 साल में उस जर्नल के पेपर्स जो पब्लिश्ड हैं उसकी कितनी साइटेशंस हुई है और उसने कितने पेपर पब्लिश किए हैं, इस रेशियो को जो वैल्यू मिलता है उसको हम बोलते हैं जर्नल के इम्पैक्ट फैक्टर। फॉर द 2 years डाटा, द नंबर ऑफ साइटेशंस दैट जर्नल्स गेट प्लस द नंबर ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड बाय दैट जर्नल, इस रेशियो को हम बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। तो जो जर्नल कम पेपर पब्लिश करता है तो उसकी ऑब्वियसली साइटेशन अगर ज़्यादा हो रही है, अगर साइट ज़्यादा हो रहा है तो उसकी इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होती जाएगी। तो पेपर की साइटेशंस जो होती है ना, ये रेशियो है कि हमारे पास किस तरह के पेपर कितने अमाउंट में होते हैं। ये 18-19 का डाटा है। अगर आप देखें, दिस इज इम्पैक्ट फैक्टर कि हमारे पास 1 से 2 के बीच का पेपर जो है ना, 1 से 2 इम्पैक्ट फैक्टर का रफली 9000 जर्नल्स हैं जो इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। जितने ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर की तरफ आप जाते जाएंगे, आपके पेपर के नंबर कम होते जाएंगे, क्योंकि पेपर की नंबर ऑफ जर्नल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो हमारी साइटेशन कम होती जा रही है। तीसरा होता है एच इंडेक्स। एच इंडेक्स होता है, जिन्होंने ये 2005 में आया इन द एग्जिस्टेंस, एंड J.E. हिर्श ने इसको डिस्कवर किया था। ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि मान लीजिए एक ऑथर है जिन्होंने 7 पेपर पब्लिश किया, दीज आर द पेपर नंबर्स, और उनके हर एक पेपर की ये साइटेशंस हैं कि पहला पेपर की 33 साइटेशन, सेकंड पेपर की 30 साइटेशन, थर्ड पेपर की 20 साइटेशन, फोर्थ पेपर की। तो इसको हम बोलते हैं n number of paper having minimum n citation। एक पेपर n number of paper with n citation। तो आप यहां देखिए, ये पेपर है 6ठा पेपर, कम से कम 6 पेपर ऐसे हैं जिनके कम से कम 6 पब्लिक साइटेशन तो है ही। 6 साइटेशन में ये भी आ रहा है, 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 ये भी आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 पे हम नहीं जाएंगे। अगर ये कम से कम 7 होता तो हम 7 एच इंडेक्स होता है। इस केस में यहाँ मैच कर रहा है, ये 6ठे पेपर की साइटेशन जो है वो 6 है, तो इसका एच इंडेक्स 6 होगा। इसके लिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ आगे। सो इट इज दिस एच इंडेक्स यूज्ड बाय स्कोपस भी यूज करता है इसको, वेब ऑफ साइंस भी यूज करता है, गूगल स्कॉलर भी यूज करता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाता हूं अभी। तीसरा होता है I10 इंडेक्स, जो सिर्फ गूगल यूज करता है और कोई नहीं यूज करता है। मतलब वो पेपर जिनकी कम से कम 10 साइटेशंस हैं, जैसे ये एक ऑथर्स हैं जिनके ये पेपर्स हैं, ये पब्लिकेशंस हैं। आप देखिए इसमें से कितने पेपर हैं जिनके कम से कम 10 साइटेशंस तो है ही, 10 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, यहाँ तक। तो मिनिमम 7 पेपर हैं जिनके कम से कम 10 साइटेशंस हैं। ये साइटेशंस हैं, इसकी 9 है, इसकी 10 से ज़्यादा है। तो मिनिमम 7 पेपर विच हैव मिनिमम 10 साइटेशंस। तो इसकी I10 इंडेक्स जो होगी वो 7 होगी। तो I10 ऑफ दिस ऑथर इज 7 बिकॉज कम से कम 7 पेपर हैं जिनकी साइटेशंस 10 हैं। इसी तरह से अगर मैं बोल दूं I20 इंडेक्स कितना है, तो वो पेपर जिनकी साइटेशन 20 हो,
कितने हैं, यहाँ 15 है, ये 20, तो दैट इज I20 इज 5 बिकॉज 5 पेपर है जिनकी साइटेशन 20 या 20 से ज़्यादा है। अब इसकी H इंडेक्स अगर हम खोजेंगे तो कितनी होगी, n नंबर ऑफ पेपर हैविंग मिनिमम n साइटेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कम से कम 8 पेपर हैं जिनकी 8 साइटेशन तो है ही, यहाँ 9 नहीं हो रहा है, ये 8 पेपर तक है जिनकी कम से कम 8 साइटेशन है। अगर ये 9 हो जाता तो इनकी 9 पेपर हो जाते जिनकी 9 साइटेशन होती कम से कम, तो यहाँ H इंडेक्स जो है वो 8 हो रही है बिकॉज 8 पेपर हैविंग मिनिमम 8 साइटेशंस। तो आप ये याद रखिए, n नंबर ऑफ पेपर हैविंग n साइटेशंस इज कॉल्ड एज H इंडेक्स। एंड वो साइंटिफिक कम्युनिटी में एक मेजरमेंट होती है कि आपकी H इंडेक्स अगर 10 से ज़्यादा है तो यू आर कॉल्ड एज ए गुड रिसर्चर। जैसे ये मेरा प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं H इंडेक्स इज 16, तो मेरे केस में कम से कम 16 पेपर होंगे जिनकी कम से कम 16 साइटेशंस होंगी। I10 इंडेक्स है जिसमें मेरे 17 पेपर है जिनकी कम से कम 10 साइटेशंस हैं, तो दैट इज कॉल्ड H। सो I10 इज यूज्ड ओनली बाय गूगल, H इंडेक्स इज यूज्ड बाय डिफरेंट अदर टूल्स ऑल्सो। ठीक है, ये दिस इज द प्रोफाइल ऑफ स्कोपस, देयर ऑल्सो वी आर हैविंग H इंडेक्स, साइटेशंस एंड अदर पैरामीटर्स। तो आप अलग अलग जगह पे ये चीज़ें यूज कर सकती हैं। सो दीज आर, इसके बेसिस पे जितनी आपकी H इंडेक्स अच्छी होगी, जितनी आपकी साइटेशंस अच्छी होगी, मतलब आपकी पेपर्स को उतने लोग पढ़ रहे हैं, उतने लोग यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च में अपने। सो अब हम बात कर रहे हैं, जब आप पेपर लिख रहे हैं तो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है दैट इज़ द प्लेगरिज्म इशू। सो वी शुड ट्राई टू एज ए साइंटिफिक कम्युनिटी, हमारे पास हमारी इथिक्स होनी चाहिए कि वी शुड नॉट यूज प्लेगरिज्म कंटेंट, प्लेगराइज्ड कंटेंट। हमें आप इसमें बहुत सारी चीज़ें वर्ड्स देख रहे होंगे जहाँ ऑनेस्टी भी लिखा होगा, इथिक्स भी लिखा हुआ, फ्रॉड भी लिखा हुआ, चीटिंग भी लिखा हुआ। सो दीज आर डिफरेंट इथिकल थिंग्स। सो हमें प्लेगरिज्म को अवॉइड करनी चाहिए एज मच एज वी कैन। प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है स्टील, किसी की दूसरे की चीज़ों को चुरा के अपना बोलना। आपने किसी दूसरे का आइडिया ले लिया, दूसरे का कंटेंट ले लिया और उसको बोल रहे हैं कि वो आपका अपना आइडिया है, अपना कंटेंट है, तो जिसको हम बोलते हैं प्लेगरिज्म, जो नहीं होनी चाहिए। सो आप नॉर्मली हमारे बच्चे जो करते हैं, जब बच्चे असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो वो Ctrl+C Ctrl+V कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और असाइनमेंट हो जाता है। इसकी बहुत सारी रीजन्स हो सकती है, इट मे बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स। अकॉर्डिंग टू plagiarismweb.com.org वेबसाइट, रफली 30% स्टूडेंट्स जो होते हैं कम से कम जो प्लेगराइज्ड असाइनमेंट ही सबमिट करते हैं। दिस इज मिनिमम 30%, बट उसकी कंटेंट हो सकता है ज़्यादा हो। अब हम प्लेगरिज्म करते क्यों हैं, इसकी रीजन्स जो होते हैं, बच्चे जो करते हैं कि उनके टॉपिक ही समझ में नहीं आया, जो फैकल्टी ने टॉपिक दिया वो टॉपिक उनको समझ में नहीं आई, तो वो चाहते हैं कि हम सबमिट करना है, ऑन टाइम सबमिट करना है ताकि नंबर कम ना आए, हमारी ग्रेड कम ना हो, तो वो कॉपी करके सबमिट कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट कमज़ोर होता है, वो टाइम को सही से यूज नहीं कर पाते हैं। इग्नोरेंस होता है कि ध्यान नहीं देते हैं। लेजीनेस, ईजी ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, ऑनलाइन रिसोर्सेज, गूगल में डाला, सर्च किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, दे दिया। फियर ऑफ फेल्योर, कि हमारे ग्रेड कमज़ोर ना हो जाए। और नो बडी विल फाइंड आउट, कि उनको लगता है किसी को पता ही नहीं चलेगा। बट दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ आपने एक कॉमा भी कॉपी किया कहीं से तो वो पता चल जाती है। ठीक है, अब इसको दूर करने का सबसे आसान तरीका जो है ना, कि एक है कि कोट कर दीजिए। अगर आप किसी चीज़ को कोट्स के अंदर में डाल देंगे ना तो वो होता है प्लेगरिज्म से बाहर। इसका मतलब है कि हम उस फ्रेज को यूज कर रहे हैं। आप किसी चीज़ों को, किसी कंटेंट को कोट्स के अंदर में डाल करके रेफरेंस ऐड कर दीजिए, इसका मतलब है कि इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कॉपीड कंटेंट। तो पहला है दूर करने का तरीका कि कोट यूज कीजिए, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर, कि आपने एक पैराग्राफ, फुल पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया और कोटेशन में डाल दिया, ऐसा नहीं। डिफिनीशंस, जो चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते सिर्फ वही चीज़ों को कोट्स में डालिए। जो चीज़ें डिफिनीशन है, रूल्स है, कोई पॉलिसी है, कोई वर्ड है, कोई फ्रेज है, उसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ। यू कैन नॉट यूज दिस कोट्स फॉर होल पैराग्राफ, कि हमने किसी जर्नल से कॉपी करके पेस्ट कर दिया और कोट्स में डाल दिया, नहीं, गलत बात। सेकेंड थिंग इज
कि आपने कहीं किसी जर्नल्स को पढ़ा है, उस चीज़ों को समराइज कर लीजिए। आप पढ़िए, समझ लीजिए और उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए। सो समराइज इट इन योर ओन लैंग्वेज, सो दैट इज अनदर वे टू अवॉइड प्लेगरिज्म। एंड थर्ड इज कि उसको चेंज करिए, पैराफ्रेज कीजिए, यूज योर ओन वर्ड टू रिस्टेट द इंफॉर्मेशन। जो कंटेंट, जो इसेंस, जो फ्लेवर है पहले वाले पेपर में, वही फ्लेवर आने चाहिए आपके कंटेंट से भी, बट वो आपके अपने लैंग्वेज में, ना कि प्रीवियस कॉपीड कंटेंट के लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। हम पता कैसे लगाते, इसका होता क्या, अगर आप प्लेगरिज्म कर लेंगे तो होगा क्या, यू मे लूज योर डिग्री। बहुत सारी जगह ऐसे रूल है कि अगर आपने प्लेगरिज्म कंटेंट 10% से ज़्यादा प्लेगरिज्म किया तो आपकी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी, आपकी डिग्री वो विथड्रॉ कर लेंगे। तो यू मे लूज योर डिग्री। ग्रेड्स कम हो सकते हैं, मार्क्स कम हो सकता है। हमारे यहाँ है कि अगर हमने प्लेगरिज्म कंटेंट किया तो आपकी कंटेंट CA 0 हो जाएगी। लोग आपके बारे में बुरा सोचेंगे, रिप्यूटेशन आपकी चली जाएगी, प्रोफेसर्स आप पे दया नहीं करेंगे, आपको बुरा मानने लगेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस हो सकता है, रिजल्ट्स को मॉनेटरी रेस्टिट्यूशंस हो सकते हैं, आपकी ग्रेड्स चली जा सकती है। रफली अकॉर्डिंग टू टर्निटिन, टर्निटिन एक वेबसाइट है जो हमें ऑनलाइन टूल है जो हम जिस पे हम प्लेगरिज्म सर्च करते हैं, उसके हिसाब से प्लेगरिज्म अलग अलग तरीके के होते हैं। उसको उन्होंने 10 टाइप्स में डिवाइड किया, जिसको हम बोल सकते हैं क्लोन, कंट्रोल C, फाइंड एंड रिप्लेस, रिमिक्स, रिसाइकल। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म, कि आपने किस तरह का कॉपी चीज़ें कंटेंट कॉपी किया है, पेस्ट किया है। अगर आप एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी करके पेस्ट कर दिया है तो उसको हम क्लोन बोलते हैं, कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। अगर आपने सिग्निफिकेंट पोर्शन को कॉपी किया है एक सोर्स से विदाउट अल्टरेशन उसको पेस्ट किया है तो उसको कंट्रोल C बोलते हैं। तो इस तरह के 10 तरह की चीज़ें होती हैं, प्लेगरिज्म होती हैं, जो अलग अलग हम बोल सकते हैं उसको। इसको दूर करने का पता कैसे चलेगा कि हमने प्लेगराइज किया है, कितना किया है? तो इसके लिए हमारे पास टूल्स हैं, कुछ पेड टूल्स हैं, कुछ फ्री टूल्स हैं। तो दीज आर सम ऑफ द टूल्स बाय विच वी नॉर्मली कम टू नो कि आई हैव कॉपीड और नॉट कॉपीड। सबसे जो कॉमनली यूज टूल है वो है ऑथेंटिकेट, एंड सेकेंड कॉमनेस्ट यूज जो टूल है दैट इज टर्निटिन। ये हम कॉमनली यूज करते हैं। ये सब पेड टूल्स हैं, अगेन दीज आर पेड टूल्स, यू हैव टू पे फॉर दिस वन। बट ये सारे वेबसाइट हैं जो आपको उतना अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते हैं, बट यहाँ से आप फ्री में सर्च कर सकते हैं कि मिनिमम यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन दैट आपने कॉपी किया है कि नहीं किया है। तो दीज आर सम फ्री टूल्स बाय विच you can get some information that you have copied, you have plagiarized or not plagiarized. Once you have got the information, आप जब आपके पास एक information आ जाती है कि आपने इतना पोर्शन कॉपी किया है, उस कोड कंटेंट को आपने चेंज कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, तो वो आप कर सकते हैं। सो गाइडलाइन फॉर अवॉइडिंग प्लेगरिज्म इज यूज योर ओन वर्ड्स एंड आइडिया, गिव क्रेडिट फ्रॉम वेयर यू हैव कॉपीड, from where you have adapted or from where you have taken and paraphrased material। तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, आपने जहाँ से मटेरियल लिया है, जहाँ से कंटेंट लिया है। अवॉइड यूजिंग अदर्स वर्क विथ माइनर कॉस्मेटिक्स। आपने पूरा कंटेंट कॉपी कर लिया, एक एक वर्ड आपने ये वर्ड चेंज कर दिया, ये वर्ड चेंज कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्मेटिक मैनिपुलेशंस। आपने कहीं कहीं उसकी मॉडिफिकेशंस कर दिए, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। देयर इज नो फ्रीवीज, कुछ भी फ्री नहीं है, आपको मिनिमम क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा। आपने अगर कहीं से कंटेंट लिया है तो मिनिमम यू शुड गिव क्रेडिट टू देम, तो वो फ्री में नहीं आएगा। इट इज प्लेगरिज्म सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी में नहीं होती है। अभी आप देखेंगे ही प्रेसिडेंट USA के, सो अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा पे केस हुए थे कि दे हैव प्लेगराइज्ड सम ऑफ द स्पीचेज फ्रॉम द अदर पर्सन्स। व्लादिमीर पुतिन पे कंप्लेन हुए थे कि दे हैव कॉपीड प्लेगरिज्म कंटेंट फ्रॉम 6 रफली। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कमेंट्स, यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क, फ्री टू आस्क।